हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी कॉमर्स क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिज़नेस स्टडीज़ दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे थे क्लास 11th के। और बिज़नेस स्टडीज़ के हम सेकंड चैप्टर पे हैं, जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं अभी। और अगर आप पहली बार आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप की मेरिट्स या डीमेरिट्स के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने पार्टनरशिप का मतलब समझा था, उसके फीचर्स को देखा था कि उसके क्या फीचर्स है, ठीक है, वो क्या है उसके अंदर ऐसा। आज हम पढ़ेंगे कि उसके अंदर मेरिट्स क्या हैं, उसकी डीमेरिट्स क्या है, वो किस चीज़ में अच्छा है, किस चीज़ में बुरा है पार्टनरशिप जो बिज़नेस होता है। ठीक है, हम अभी मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेरिट्स क्या क्या होती हैं पार्टनरशिप की। ये देखिए, पहली जो इसमें दे रखी है ना, पार्टनरशिप का मतलब आपको पहले वाली वीडियो से क्लियर हो गया होगा, जिसमें मिनिमम 2 पर्सन चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। और अगर बैंकिंग से रिलेटेड बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम 10 मेंबर्स होते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर या फिर पर्सन जब मिलकर कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी को परस्यू करते हैं, बिज़नेस एक्टिविटी चलाते हैं, उसे हम पार्टनरशिप बिज़नेस बोलते हैं। इसकी फर्स्ट मेरिट मतलब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला देखिए, इजी टू फॉर्म। ये मैंने आपको मीनिंग में भी क्लियर कराया था कि इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी कम्प्लीटेड। इवन रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। मैंने आपको बताया था ना कि रजिस्ट्रेशन भी इसमें कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर पार्टनर्स जो हैं आपस में उनकी विश है तो वो करा सकते हैं, क्योंकि उसको रजिस्टर कराने के अपने कुछ फ़ायदे होते हैं, बट कोई कंपल्जन नहीं है ऐसा, या कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ उनको नहीं करनी पड़ती अपने फॉर्म या बिज़नेस को रजिस्टर कराने के लिए। ओके, सेकेंड हमारा आता है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब एक बात देखिए, इससे पहले जो हम सॉल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड थे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब जो हमने फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे पैसे से रिलेटेड जो हमने उसमें पैसे। अब सोल प्रोप्राइटर में एक पर्सन था तो उसके पास जितना होगा, लिमिटेड होगा, वो वही लगाएगा। अब आप एक चीज़ देखिए, एक पर्सन की जगह अगर 2 पर्सन पैसे लगा रहे हैं, 2 बंदे पैसे लगा रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा ना बिजनेस में। तो इसमें यही है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पर्सन भी 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ऑल पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल। सारे पार्टनर्स कुछ कुछ अमाउंट कैपिटल का कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि जो हमारा कैपिटल का अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सपोज़ कीजिए एक पार्टनर ने सिर्फ 1 लाख रुपीज़ लगाए। अगर ये सोल प्रोप्राइटर होता तो इसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज सिर्फ 1 लाख होते। और अगर इसमें 5 पार्टनर्स हैं तो 1 करके अगर हम प्लस करेंगे, 5 पार्टनर्स अगर हैं तो 5 लाख रुपीज़ हो गए। तो देखिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बढ़ गया ना अगर पार्टनर ज़्यादा हैं तो। ठीक है, ये भी एक फ़ायदा है इस चीज़ का। नेक्स्ट हमारा रिस्क भी शेयर होता है। कैसे? अब अगर पार्टनर जो हैं वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कल को कुछ रिस्क है, उसमें कुछ लॉस हो जाता है, तो वो भी आपस में शेयर करेंगे। ऑल पार्टनर्स शेयर रिस्क इन सेम रेशो एज दे शेयर द प्रॉफिट। जिस रेशो में प्रॉफिट उनके बीच में शेयर हो रहा है, अगर हाफ हाफ में हो रहा है, ठीक है, तो हाफ हाफ में हो रहा है तो उनका जो रिस्क शेयरिंग प्रॉफिट होगा या लॉस हो रहा है, उसका भी जो भी लॉस का रेशो बनेगा वो हाफ हाफ ही बनेगा। तो जिस रेशो में वो प्रॉफिट शेयर करे उसी रेशो में वो उस लॉस को भी शेयर करेंगे, तो हर चीज़ शेयर हो जाती है। फोर्थ हमारा आता है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क में क्या होता है, काम भी बढ़ जाता है। एक तो अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था, सारा काम उसको हैंडल करना पड़ रहा है, चाहे वो डे टू डे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो या कोई बड़ा डिसीजन लेना हो। इसमें क्या होता है, पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड नॉलेज। जिसके पास जैसी स्किल है, जिसके पास जैसी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने काम बांट लेते हैं कि हाँ ठीक है भाई, तू मार्केटिंग का डिपार्टमेंट संभाल लियो या तू परचेज़ का संभाल लियो। सब आपस में म्यूचुअल वो करके और डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से विच लेड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इसी की वजह से मैनेजमेंट में एक स्पेशलाइजेशन आती है, एफिशिएंसी आती है मैनेजमेंट में, काम बहुत ही स्मूथली रन करता है। अगर सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है तो एक स्पेशलाइजेशन, अब मान लीजिए कोई मार्केटिंग का स्पेशल वो है, उसने स्पेशल कोर्स किया हुआ है मार्केटिंग का, तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालेगा, तो उसमें स्पेशलाइज्ड है,
तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा, राइट। तो स्पेशलाइजेशन आ गई, एफिशिएंसी आ गई मैनेजमेंट में, राइट। फिफ्थ हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें क्या है, इट मेक्स चेंजेस इन साइज एंड कैपिटल एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक प्लेस इन एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो हम सारे पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसीजन लेके वो कोई भी चेंज अपने बिजनेस के साइज़ में या उसके कैपिटल में या अपनी प्रोडक्ट लाइन में किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है काफ़ी, ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ उनको नहीं करनी, ठीक है, कि उससे भी पूछना उससे भी। जो अगर 2 पार्टनर है तो दोनों आपस में मिलकर डिसीजन ले लेंगे, 4 है तो 4 आपस में मिलकर डिसीजन ले लेंगे और वो लोग फ्लेक्सिबल मतलब चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे होता है, ऑल पार्टनर्स गेट शेयर इन प्रॉफिट। 4 हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी पार्टनर्स हैं सबको प्रॉफिट मिलता है, अपना अपना हिस्सा मिलता है। तो इसीलिए ना सारे मोटिवेटेड होते हैं कि टू वर्क मोर टू इंक्रीज प्रॉफिट, के ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए और अच्छा काम किया जाए ताकि प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनका भी हिस्सा बढ़ेगा, उनको भी शेयर ज़्यादा मिलेगा। तो एक तरह से मोटिवेटेड होते हैं सारे पार्टनर्स के, जो जितना अच्छा करेगा ना उतना अच्छा उनको प्रॉफिट बढ़ेगा और उनको शेयर मिलेगा। इसमें ना डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रिवार्ड में और एफर्ट में। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसमें, एफर्ट में और रिवॉर्ड में। मतलब जितना आप एफर्ट करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। 7th हमारा आता है सीक्रेसी। सीक्रेट क्या चीज़ है इसमें, द फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स ऑल डिसीजंस। देखिए जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में था कि इसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, तो ये भी कंपलसरी नहीं है कि वो अपने अकाउंट्स को पब्लिश करे, ठीक है। ऑल डिसीजंस आर टेकन ओनली बाय पार्टनर्स, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स। अब पब्लिश नहीं करेंगे वो अपने अकाउंट्स को तो उनके जो ट्रेड के सीक्रेट्स हैं, जो बिज़नेस के सीक्रेट्स हैं, वो भी उन्हीं के पास रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, लीकेज नहीं होगी उनकी, क्योंकि सारे डिसीजन सिर्फ पार्टनर्स लेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग शेयर होल्डर्स बना रखे हैं, भाई उसने शेयर खरीद लिया वो भी शेयर होल्डर हो गया, अलग अलग वो डिविडेंड्स देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से सीक्रेसी भी बनी रहती है। लास्ट हमारा आता है मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। वो तो दिखती सी बात है यार कि स्कोप ज़्यादा होगा, कैसे, मैनेजरियल स्किल्स ज़्यादा होंगी। अब ज़्यादा पर्सन है तो मैनेजरियल स्किल्स भी ज़्यादा होंगी ना, उनको हैंडल करना हर चीज़ को, चाहे वो डे टू डे रन बिजनेस करना हो या फिर कोई बड़ा डिसीज़न लेना हो। अगर ज़्यादा बंदे हैं तो ज़्यादा स्किल्स होंगी, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो उससे हम अपने उस एक्सपीरियंस की हेल्प से हम अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। तो ये कुछ वो चीज़ें थी, मतलब वो फ़ायदे थे पार्टनरशिप बिज़नेस के। लेकिन अब फ़ायदे जहाँ होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके डीमेरिट्स क्या हैं। पहली डीमेरिट अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था कि जो भी डेटर्स होंगे जिनको पैसा लेना होगा हमसे या उस बिज़नेस से, वो क्लेम कर सकते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को। अगर बिज़नेस के एसेट्स को बेचने के बाद भी लायबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है तो जो भी डेटर्स हैं हमारे, वो हम जो पार्टनर्स हैं बिज़नेस में, पार्टनरशिप में डीड में जो हैं, उन पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो गई। सेकंड हमारा आता है कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट्स कैसे होगा, अब जहाँ वही बोलते हैं ना, जहाँ 4 बंदे होंगे वहाँ कहाँ सुनी तो होगी ही होगी, ठीक है। डाइवर्सिटीज़ ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ आ जाती है। डाइवर्सिटीज़ मतलब अलग अलग चीज़ें डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। क्या पता किसी के बैकग्राउंड में डिफरेंस हो, मतलब बिजनेस पार्टनर्स के बैकग्राउंड में डिफरेंस, कोई हाई क्लास से वो बिलोंग करता है, कोई मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, या फिर फैमिलीज़ में डिफरेंस हो, किसी फैमिली का कोई कल्चर है, किसी फैमिली कोई कल्चर को अपनाती है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस में डिफरेंस हो, है ना, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है। तो मतलब क्या, अगर ज़्यादा पार्टनर्स है या 2 पार्टनर भी है तो उनकी सोच बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों की सोच मिलती है, सोच किसी की नहीं मिलती। तो कन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ कहा सुनी तो होगी ही होगी।
इफ़ दे अडॉप्ट अ रिजिड एटीट्यूड, अगर उनमें से कोई भी एक बंदा पार्टनर्स में से रिजिड एटीट्यूड अपना लेता है ना, एकदम कठोर के जो मैंने बोल दिया वही होगा, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि यार और पार्टनर्स भी तो है ना, वो भी तो ओनर है ना उस बिज़नेस के, राइट। अब वो बोलेंगे क्यों भाई, तू अकेला थोड़ी ना ओनर है, तूने बोल दिया कि यही ओनर है। हम भी ओनर हैं, हम भी पार्टनर हैं, हमारा भी डिसीजन मैटर करता है, ठीक है। तो ओपिनियंस की वजह से या फिर डाइवर्सिटीज़ की वजह से चेंजेस आते, वो कन्फ्लिक्ट्स होते ही होते हैं। और क्या नुकसान है, एक ये देखिए, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था फीचर्स में भी, कि जो पार्टनर्स हैं ना, दे आर नॉट परमिटेड टू ट्रांसफ़र देयर शेयर टू एनी अदर पर्सन, वो अपना शेयर किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, अगर उनको रिटायरमेंट लेना है तो वो रिटायरमेंट ले सकते हैं पहले नोटिस देके, और अगर प्रॉफिट अपना शेयर भी अगर उनको ट्रांसफ़र करना है किसी को, तो बाकी जितने उसके साथ पार्टनर्स हैं ना, उन सब की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ में थोड़ा इश्यू आता है कि वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने शेयर्स को, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था, उसका मन किया तो उसने अपना सारा बिजनेस अपने बेटे को दे दिया, अपने भाई को दे दिया, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है अनसर्टेनिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट्स अफेक्टेड बाय, अनसर्टेन है कैसे, अफेक्टेड, गेट्स अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। अनसर्टेन है मतलब कुछ भी हो सकता है यार, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें हम कॉन्टिन्यूटी भी बोल सकते हैं। कैसे, मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब वो बिल्कुल कर्जे में डूब गया, या उसकी कैपेसिटी नहीं है बिजनेस को रन करने के साथ में, तो इसकी वजह से कुछ अनसर्टिनिटीज़, कभी किसी के अब ज़्यादा बंदे हैं तो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है ना। फिफ्थ हमारा आता है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का रिस्क है कैसे, अ डिसऑनेस्ट पार्टनर मे एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट, ऑल पार्टनर्स विल हैव टू सफ़र द लॉस। कभी कभी क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी का भी रिस्क होता है, एक कभी कभी एक डिसऑनेस्ट पार्टनर भी हमारे उसमें कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, ठीक है। वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो ये सोचेगा कि उनको ना पता चले और मेरा फ़ायदा हो जाए, तो उसकी वजह से सारे पार्टनर्स को सफ़र करना पड़ता है लॉस का। लास्ट हमारा पॉइंट आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। वो क्यों होता है, क्योंकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि वो अकाउंट्स जो हैं वो पब्लिश नहीं करते, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं करता पार्टनरशिप फर्म। मैंने भी बताया था ना, वो पब्लिश नहीं करते अपने अकाउंट्स को, एनुअल रिपोर्ट्स को, इस वजह से पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है इसमें। तो ये कुछ इसकी डीमेरिट्स थी। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ और फर्दर टॉपिक्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको। थैंक यू।